पिछली क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमी के अंतर्गत बैंकों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने डिस्कस किया था कि बैंक किसे कहते हैं और बैंकिंग के प्रकार एनबीएफसी और बैंक में क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लोग बैंकों के प्रकार की बात करेंगे। हम किसकी बात करने वाले हैं? बैंकों के प्रकार, कितने प्रकार के बैंक होते हैं और बैंकों का इतिहास क्या है, ये सारी डिटेल में हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं। अगर दोस्तों बैंकों के प्रकार की बात करें तो बैंकें कई सारे प्रकार की होती हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण प्रकार आपके सामने दिखाए गए हैं, जैसे अनुसूचित बैंकें, जैसे गैर अनुसूचित बैंकें, राष्ट्रीयकृत बैंकें, प्राइवेट बैंकें, पेमेंट बैंकें तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें। ये कुछ इम्पॉर्टेंट आज के टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें हैं, इनको हमें देखना है विधिवत और फुल डिटेल में हमको चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हम बैंकों के प्रकार की बात करेंगे कि बैंकें आखिरकार कितने प्रकार की होती हैं, इसकी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। इसमें फुल डिटेल में हम लोग चलेंगे, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अनुसूचित बैंकें किन्हें कहते हैं। अनुसूचित बैंकें बेसिकली क्या होती हैं? तो वे बैंकें जो आरबीआई की अनुसूची 2 में पंजीकृत होती हैं, उन्हें अनुसूचित बैंकें कहा जाता है। याद रखिएगा कि जो भी बैंक हो, ठीक है ना, आरबीआई की अनुसूची 2 में पंजीकृत है, ठीक। तो एक सेकंड, आरबीआई की अनुसूची 2 में पंजीकृत है, उन्हें हम अनुसूचित बैंकें कहेंगे। गैर अनुसूचित बैंकें किसे कहा जाता है? वह बैंक जो आरबीआई की अनुसूची 2 में पंजीकृत नहीं है, उसे हम गैर अनुसूचित बैंकें कहेंगे, ठीक है ना। इसके बाद राष्ट्रीयकृत बैंकें किसे कहा जाता है? ऐसी बैंक जो प्रारंभ में निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित की गई थी, किंतु समय के साथ उसका सरकार के द्वारा राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है, तो इस प्रकार की बैंक को राष्ट्रीयकृत बैंक हम लोग कह देते हैं। इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। यहीं पर एक चीज़ समझने योग्य और है कि भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण की शुरुआत कब हुई? तो 60 के दशक में मानी जाती है। भारत में इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने हेतु बैंकिंग राष्ट्रीयकरण एक्ट 1969 पारित किया गया था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम 19 जुलाई 1969 को 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। अभी मैं बताऊंगा आपको वो 14 बड़ी बैंकें कौन सी हैं जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। सबसे पहले उनकी फुल डिटेल आपको देने वाले हैं। इसके पश्चात भारत में 15 अप्रैल 1980 को 6 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। तो कुल मिलाकर के अगर कहा जाए तो राष्ट्रीय बैंकिंग राष्ट्रीयकरण एक्ट 1969 के द्वारा कुल 20 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और ये 20 बड़ी बैंकें कौन कौन सी थी? तो पहले 14 बड़ी बैंकें और फिर 6 बड़ी बैंकें। इसमें ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों कि पहले 14 बड़ी बैंकें कब राष्ट्रीयकृत की गई? तो 19 जुलाई 1969 को, और बाद में 6 बड़ी बैंकें कब राष्ट्रीयकृत की गई? तो 15 अप्रैल 1980 को। तो ये याद रख लीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं 19 जुलाई 1969 को 14 बड़ी बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था। 19 जुलाई 1969 को जो 14 बड़ी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था, इनमें से कौन सी हैं वो 14 बड़ी बैंकें? तो उनके ये आपकी लिस्ट दी गई है, ये पूरी आपका लिस्ट है, जिनमें से इलाहाबाद बैंक है, केनरा बैंक है, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया है, यूको बैंक है, सिंडिकेट बैंक है, इंडियन ओवरसीज़ बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, पंजाब नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है, देना बैंक है और यूनियन बैंक है। तो कुल मिला के ये 14 बड़ी बैंकें थी जिन्हें 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। इसके बाद फिर 6 अन्य बड़ी बैंकों को 15 अप्रैल 1980 को राष्ट्रीयकृत किया गया था। और ये 6 बड़ी बैंकें कौन सी हैं? आंध्रा बैंक है, कारपोरेशन बैंक है, न्यू बैंक ऑफ इंडिया है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स है, पंजाब एंड सिंध बैंक है और विजया बैंक है। तो कुल मिला के ये 6 बड़ी बैंकें बाद में राष्ट्रीयकृत की गई थी। यहीं पर एक चीज़ ध्यान देने वाली बात यह है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण
1 जनवरी 1949 को कर दिया गया था, जबकि एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया था। अगर मैं कहूं कि वर्तमान में कुल राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे सर 12 राष्ट्रीयकृत बैंकें हैं टोटल। जो वर्तमान में जो राष्ट्रीयकृत बैंकें बची हैं वो टोटल कितनी हैं सरकारी क्षेत्र की, वो कुल 12 बैंकें हैं। इसके बाद एक बैंक का प्रकार और होता है प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक क्या होती है? वह बैंक जिसमें पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व होता है, प्राइवेट बैंक कहलाती हैं। निजी क्षेत्र के बैंक का मुख्य उद्देश्य केवल अपने लाभ को अधिकतम करना होता है तथा देश के निवासियों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये इनका काम होता है, सबसे मेन काम होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बेनिफिट उठा सकें और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। ठीक है ना। 2020 में कई बैंकों का विलय किया गया और इस आधार पर वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में बेसिकली 2020 के आसपास जो है हमारी कितनी है टोटल निजी बैंकें, तो वो हमारी 21 निजी बैंकें हैं। तो ये याद रख लीजिएगा, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण निजी बैंकों का नाम आप जानना चाहिए, जैसे HDFC सबसे टॉप पर चलने वाली निजी बैंक है। उसके बाद ICICI बैंक, आप इसमें अकाउंट खोले भी रखे होंगे। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, यस बैंक अक्सर चर्चा में बनी रहती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बैंकें हैं जो प्राइवेट सेक्टर में कार्य करने वाली बैंकें हैं। ठीक है ना। इसी के साथ बैंक का एक प्रकार और होता है जिसे हम लोग पेमेंट बैंक कहते हैं, पेमेंट या भुगतान बैंक कहते हैं। ये क्या होती हैं? भुगतान बैंक एक विशेष प्रकार की बैंक हैं जिन्हें कुछ सीमित बैंकिंग क्रियाकलाप करने की अनुमति होती है। ये ग्राहकों से सावधि जमा नहीं ले सकती। मतलब ये जो बैंकें होती हैं पेमेंट बैंकें, ये सावधि जमा मतलब टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकती। इम्पॉर्टेंट है, ये केवल मांग जमा स्वीकार करती हैं, ये केवल मांग जमा स्वीकार कर सकती हैं। अर्थात मांग जमा का मतलब क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट ही केवल ले सकती हैं, ये टाइम डिपॉजिट नहीं ले सकती। तथा इनके अंदर एक क्वालिटी और होती है, इनको ऋण देने की अनुमति नहीं होती। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि इनको ऋण देने की अनुमति अर्थात ये लोनिंग प्रोवाइड नहीं करती। एक चीज़ यहीं पर याद रख लेना, डॉक्टर नचिकेत मोर की अध्यक्षता वाली समिति ने निम्न आय वर्ग तथा छोटे व्यवसायियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इन बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। तो इन बैंकों की, पेमेंट बैंकों की स्थापना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? तो डॉक्टर नचिकेत मोर समिति की अध्यक्षता में की गई थी। की पॉइंट क्या है याद करने का कि भैया ये टाइम डिपॉजिट नहीं लेंगी, केवल डिमांड डिपॉजिट लेंगी तथा लोनिंग आपका नहीं करेंगी। बाकी बैंक की तरीके से ही बैंक होती हैं, लेकिन सीमित क्रियाकलाप करती हैं बैंकिंग की। तो ये पेमेंट, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, ठीक है ना, पेटीएम पेमेंट बैंक हो गया, ऐसी कई सारी पेमेंट बैंकें हैं। इसके बाद बात करते हैं हम लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें जिन्हें हम लोग RRB कहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? RRB कहते हैं। ठीक है ना। रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है इनको। क्या कहा जाता है? रीजनल रूरल बैंक या RRB या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है। ये गांव क्षेत्रों के विकास के लिए बेसिकली स्थापित की जाती हैं। इनका उद्देश्य आप देखोगे तो समझ में ही आ जाएगा। ठीक है। इनका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण विकास तथा किसानों के ऋण संबंधी समस्या का समाधान करना। इन बैंकों की शुरुआत कब की जाती है? तो 2 अक्टूबर, गांधी जयंती 1975, 2 अक्टूबर 1975 में इन बैंकों को सर्वप्रथम शुरू किया जाता है। RRB की स्थापना में केंद्र, राज्य तथा संबंधित बैंक, मतलब आपका सेंट्रल गवर्नमेंट तथा स्टेट गवर्नमेंट तथा जो संबंधित बैंक होगी, कोई ना कोई बैंक की ही RRB होती है। इनका जो पैसे का रेशियो होगा वो 50%, रेशियो 15%, रेशियो 35% होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें जब भी स्थापित की जाएंगी तो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना अनुपात होगा, स्टेट गवर्नमेंट का कितना होगा और नॉर्मल जो बैंक जिसकी RRB होगी उसका बैंक का कितना होगा, तो 35% होगा। ठीक। इसके बाद इन बैंक की बैंकिंग एक्ट की सभी धाराएं, इन जो बैंकें RRB हैं इन पर बैंकिंग एक्ट 1949 की सभी धाराएं लागू नहीं होती। ठीक है ना। अर्थात इन पर RBI का बेसिकली आंशिक नियंत्रण होता है, अर्थात ये पूरी तरीके से RBI के नियंत्रण में नहीं होती। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रख लेना कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें राज्य सरकार के पूर्ण नियंत्रण में होती हैं।
तो ये रहा आपका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकें। बहुत आसान तरीके से ये सारी बैंकों के प्रकार जो भी हो गए, ठीक है ना। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बैंकिंग का इतिहास, बैंकिंग के हिस्ट्री की बात करेंगे कि बैंकिंग का अपना इतिहास क्या है भारत में और पूरी दुनिया में, उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भारत में बैंकिंग की इतिहास की चर्चा करने से पहले हम लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि विश्व में सर्वप्रथम जो बैंक खुली थी वो कहाँ खुली थी? तो आप कहोगे सर 1609 में नीदरलैंड में खुली थी। नीदरलैंड में खुली थी, ठीक है ना। नीदरलैंड एक यूरोप का देश है और आपको पता ही है कि बैंकिंग कोई भी इकोनॉमिकल एक्टिविटी है सबसे पहले आपका यूरोपीय कंट्री में ही देखने को मिलती है। इसका कारण ये है कि वहीं पर सबसे पहले जो है आपका ये सारी प्रक्रियाएं शुरू होती हैं, तो नीदरलैंड, ठीक है ना। तो विश्व में सर्वप्रथम 1609 में बैंकिंग का शुरुआत कहाँ हुई? तो नीदरलैंड में हुई। इसके बाद जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो 1770 में मेरे दोस्तों भारत में पहली बैंक खोली जाती है। ठीक है ना। भारत में बैंक खोली जाती है और इसका नाम पड़ता है बेटा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम पड़ता है? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है ना। बैंक ऑफ हिंदुस्तान ये भारत की पहली बैंक है जो भारत में खोली जाती है। कब खोली जाती है? तो 1770 में खोली जाती है। किसके द्वारा बेसिकली इसको खोला जाता है? तो यहाँ पर आपको अलेक्जेंडर एंड कंपनी का नाम मिलता है। अलेक्जेंडर एंड कंपनी, ठीक। अलेक्जेंडर एंड कंपनी के द्वारा 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना की जाती है, जो कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है? सही से कार्य संचालन न करने के कारण बंद हो जाती है। इसके बाद की अगर हम बात करें तो फिर समय गुजरता है और भारत में भारत में जो अंग्रेज़ों की 3 प्रेसिडेंसियाँ थी, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पर डिज़ाइन करके बता दूं कि भारत में जो अंग्रेज़ आए थे वो मुख्य रूप से अपनी 3 प्रेसिडेंसियों में रहा करते थे। मतलब उनके भारत में कुल मिलाकर के 3 हेडक्वार्टर हुआ करते थे और वो लोग वहीं पर रहते थे, ठीक है ना। तो अंग्रेज़ों के द्वारा ही बैंकें खोली जा रही थी। तो सिंपल सी बात है, एक देखो यहाँ पर अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी थी मद्रास, यहाँ पर थी बम्बई और ये प्रेसिडेंसी थी बंगाल, ठीक है ना। अंग्रेज़ों की कुल मिलाकर के 3 प्रेसिडेंसियाँ थीं। ये थी बम्बई, ये आपकी मद्रास और ये आपकी थी बंगाल। यही कारण है कि आप देखते हैं कि अंग्रेज़ों ने 1770 के बाद 3 प्रेसिडेंसी बैंकें खोली और वो तीनों प्रेसिडेंसी बैंकें खोली, एक बंगाल में खोली, एक मद्रास में खोली और एक बम्बई में खोली। अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले इनमें से कौन सी प्रेसिडेंसी में बैंक खुलती है, तो सबसे पहले बंगाल प्रेसिडेंसी में 1806 में एक बैंक खुलती है जिसका नाम पड़ता है बैंक ऑफ बंगाल। फिर उसके बाद आपका बॉम्बे प्रेसिडेंसी में एक बैंक खोली जाती है, वो खोली जाती है 1840 में, जिसका नाम पड़ता है बैंक ऑफ बम्बई। उसके बाद 1843 में यहाँ पर मद्रास में बैंक खोली जाती है जिसका नाम पड़ता है बैंक ऑफ मद्रास। तो कुल मिलाकर के 1770 के बाद अंग्रेज़ों ने 3 अलग अलग प्रेसिडेंसियों में 3 अलग अलग बैंकें स्थापित की। तो ये रहा, यहाँ तक हो गया 1843 तक कुल मिला के बैंकें इस प्रकार खोली गई। फिर आगे चल के होता क्या है? 1860 में याद रखिएगा एक चीज़ यहाँ पर,
फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 1843 तक 3 प्रेसिडेंसियों में बैंकें खुल जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों का 1860 में लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट आता है। क्या आता है दोस्तों? 1860 में लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में LLA कह सकते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट आता है। और इस एक्ट के तहत ये कह दिया गया था कि अब कोई भी बैंक जब स्थापित की जाएगी वो संयुक्त पूंजी के आधार पर स्थापित की जाएगी, संयुक्त पूंजी के आधार पर स्थापित की जाएगी। कुल मिला के अब कोई भी बैंक स्थापित होगी वो संयुक्त पूंजी के आधार पर, मतलब ग्रुप बना करके कई सारे लोग पैसा लगाएंगे और तभी वो कोई बैंक स्थापित की जा सकती थी। ठीक है ना। लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट को सीमित देयता अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम सीमित देयता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। अब इसके बाद ये हो गया कि भाई इसके पहले जितनी भी बैंकें खोली गई थी वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा खोली गई थी, ठीक है ना। लेकिन इसके बाद ये निर्धारित किया गया था कि भाई अब कोई भी बैंक खोली जाएगी तो वो ग्रुप के आधार पर खोली जाएगी, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति उसको बैंक को नहीं खोल सकता। यही कारण है कि जस्ट 1865 में 5 साल बाद ही भारत की पहली बैंक एक ऐसी बैंक खुलती है जो सीमित देयता अधिनियम का पालन करके खुलती है, अर्थात संयुक्त पूंजी के आधार पर खुलती है। तो इस एक्ट के आधार पर 1865 में कौन सी बैंक खोली जाती है? इलाहाबाद बैंक। इलाहाबाद बैंक की स्थापना होती है और तो इलाहाबाद बैंक स्थापित की जाती है 1865 में। इसकी खासियत क्या है? खासियत यही है कि यह सीमित देयता एक्ट के आधार पर स्थापित होने वाली भारत की पहली बैंक थी। भारत की पहली बैंक थी। इतने में कोई आपको दिक्कत नहीं हो गया, मतलब ग्रुप के आधार पर खोली जाने वाली ये भारत की पहली बैंक थी जिसे हम इलाहाबाद बैंक के नाम से जानते हैं। बस इसमें समस्या ये थी कि इसके सभी शेयरधारक, इसके सभी शेयरधारक जो थे वो कौन थे? तो वो अंग्रेज थे। ये चीज़ आपको याद रखनी है यहाँ पर। इसके बाद समय गुजरता है और 1881 में, कब बेटा? 1881 में एक बैंक खुलती है जिसका नाम था अवध कमर्शियल बैंक। क्या नाम था? अवध कमर्शियल बैंक। इसकी विशेषता क्या है कि ये भी सीमित देयता के आधार पर अर्थात लिमिटेड लायबिलिटी एक्ट के आधार पर ही बैंक खोली गई थी, ठीक है ना। इसमें बस एक खासियत थी कि इसमें शेयर जो धारक थे, इसके जो शेयरधारक थे वो जो है अंग्रेज तथा भारतीय दोनों थे। तो कुल मिला के भारतीय शेयरधारक के सहयोग से खुलने वाली भारत की पहली बैंक कौन थी? तो आप कहोगे सर इस आधार पर खुलने वाली भारत की पहली बैंक कौन थी? तो इस आधार पर जो है अवध कमर्शियल बैंक थे जो 1881 में। आगे चल के देखोगे कि कम्प्लीटली इंडियन शेयरधारकों के द्वारा खोली जाएगी एक बैंक 1894 में। 1894 की वो डेट याद रख लीजिएगा, क्योंकि 1894 की डेट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 1894 में पंजाब नेशनल बैंक स्थापित होगी। कौन सी बैंक होगी? पंजाब नेशनल बैंक
स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। इसकी खासियत क्या होगी? इसकी खासियत ये होगी कि ये जो पंजाब नेशनल बैंक है ये पूर्णतः भारतीय शेयर धारक द्वारा स्थापित होगी, शेयर धारकों द्वारा स्थापित होगी। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि पंजाब नेशनल बैंक 1894 में स्थापित हुई, जो पूर्णतः क्या थी? भारतीय शेयर धारक द्वारा स्थापित थी। इसमें एक पॉइंट और याद रख लीजिएगा कि इस बैंक को खोलने की प्रेरणा लाला लाजपत राय ने प्रस्तुत की थी, जबकि पंडित जुगल किशोर तथा हरदयाल के प्रयासों से ये बैंक खोली गई थी। इसके बाद तो दोस्तों 1894 के बाद तो बैंकों की होड़ सी मच जाती है। भारत में जाने कितनी बैंकें स्थापित होती हैं, बहुत सारी बैंकें स्थापित होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ लिखेंगे भी कि 1894 के बाद जो बैंकों का इतिहास है वो कैसा है, तो उसमें बहुत सारी बैंकें स्थापित होती हैं। कौन कौन सी बैंकें स्थापित होती हैं, तो ज़रा उनके नाम याद रख लीजिएगा और डेट याद रख लीजिएगा कि कौन कौन सी बैंकें बेसिकली स्थापित होती हैं। तो जैसे समझने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे 1901 में एक बैंक बनेगी जिसका नाम होगा बेटा पीपल बैंक ऑफ इंडिया। क्या नाम होगा? पीपल बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक स्थापित होगी। फिर 1906 में एक बैंक स्थापित होगी जिसे बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा मेरे? बैंक ऑफ इंडिया कहेंगे। उसके बाद फिर 1908 में एक बैंक स्थापित होगी जिसका नाम होगा BOB अर्थात बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद बेटा 1911 में एक बैंक स्थापित होगी जिसका नाम होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होगी। उसके बाद बेटा 1913 में एक बैंक स्थापित होगी जिसको हम बोलेंगे बैंक ऑफ मैसूर। क्या बोलेंगे? बैंक ऑफ मैसूर, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के 1894 से लेकर के फिर 1913 तक इस तरीके से बैंकें भारत में खोली जाती हैं। कई सारी बैंकें भारत में खोली जाती हैं। लेकिन यहीं पर याद रख लीजिएगा, यहीं पर एक चीज़ याद रख लीजिएगा कि 1913 से लेकर के 1929 तक बैंकों के इतिहास में काफ़ी गिरावट आई। चूँकि इसी बीच होता क्या है, इसी बीच 1914 से लेकर के 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। और इस वजह से ये समय 14 से 18 के बीच का समय बैंकों के जीवन काल के लिए बड़ा ही संकट में समय आ जाता है। तो बैंकें बेसिकली 1913 से ही डाउनफॉल में चली जाती हैं और बाद में इस विश्व युद्ध का परिणाम 1929 तक समझ में आता है। और 1929 तक फिर भारत में कोई विशेष बैंक स्थापित नहीं होती, पुरानी ही बैंकों को आपस में मर्ज किया जाता है और उसके हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ज़रा देखिए कहानी क्या चलती है। कहानी ये चलती है कि आप यहाँ पर एक चीज़ लिखना चाहो तो लिख लीजिएगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है। आप लिखना चाहो तो ये चीज़ लिख लीजिएगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाती है जो 1918 तक चला। यही कारण है कि वर्ष 1913 से तो आप ये चीज़ लिख सकते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ जो 1918 तक चला। यही कारण है कि 1913 से भारतीय बैंकों की स्थिति खराब होने लगी और अनेक बैंकें बंद हो गई। ये चीज़ आप लिख लीजिएगा, मैं आपको बोले दे रहा हूँ, ये चीज़ लिख लीजिएगा। बैंकों को इस संकट से निकलने के लिए 1914 में चैम्बरलेन आयोग बनता है, ये भी याद रख लीजिएगा। यहीं पर एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा कि 1921 में एक चीज़ होती है बेटा, 1921 में जो प्रेसिडेंसी बैंकें स्थापित की गई थी 3 ठो, जो 3 बैंकें थी, बैंक ऑफ बम्बई, मद्रास और बैंक ऑफ मैसूर। इन तीनों का आपस में विलय कर दिया गया, ठीक है ना। बैंक ऑफ बम्बई के बैंक ऑफ बेसिकली किया गया था बैंक ऑफ
बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे प्लस बैंक ऑफ मैसूर, बैंक ऑफ मैसूर, इन दोनों को आपस में मर्ज करके बैंक ऑफ बंगाल में, ये बैंक ऑफ बंगाल है, मैं बंगाल, ठीक है ना, बैंक ऑफ बंगाल में इन दोनों को मर्ज कर दिया गया था। और इस तरीके से बैंक ऑफ बंगाल का नाम भी चेंज कर दिया गया था और इसका नाम कर दिया गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या कर दिया गया था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। याद रखना, यही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया आगे चल के एसबीआई कहलाएगी। आपको पता है कि 1952 में इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में सुधार करने हेतु एडी गोरावाला की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी, ठीक है ना। और इस समिति की सिफारिश के आधार पर ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का 1 जुलाई 1955 को क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। इसका बेसिकली इसका क्या कर दिया जाता है? राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। और जैसे ही इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है वैसे ही इसका नाम बदल करके हम लोग क्या रख देते हैं? वैसे ही इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल कर राष्ट्रीयकरण करते ही इसका इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम जो है वो चेंज हो जाता है और इसको लिख देते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अर्थात एसबीआई बन जाती है, ठीक है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जैसे राष्ट्रीयकरण करते हैं वो एसबीआई बन जाती है। एसबीआई को बनते ही याद रखना यहाँ पर इसकी 8 सहायक बैंकें स्थापित की गई थी। ये 8 सहायक बैंकें कौन थीं? तो ज़रा इनके नाम देख लीजिएगा। इनमें से एक थी स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। एक बैंक थी बेटा स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर थी। एक बैंक थी बेटा आपकी स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद थी। एक बैंक थी आपकी स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। एक बैंक आपकी इसकी सहायक बैंक स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, ये स्थापित की गई थी। एक बैंक आपकी स्थापित की गई थी स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, ठीक है ना। इस सब में स्टेट बैंक ऑफ लगा लीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ लगा लीजिएगा। ये सब एसबीआई की सहायक बैंकें बनाई गई थी। और एक बैंक आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर स्थापित की गई थी। और एक बैंक आपका स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। कुल मिलाकर के एसबीआई की स्थापना के साथ ही उसकी 8 सहायक बैंकें, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 सहायक बैंकें स्थापित की गई थी। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर और स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। आगे चल के होता क्या है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर का आपस में विलय करके एक बैंक बना दिया जाता है। तथा यहीं पर याद रखना स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2010 में, ठीक है ना, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र का 2008 में तथा स्टेट बैंक ऑफ इंदौर का 2010 में एसबीआई में विलय कर दिया जाता है। इनका क्या कर दिया जाता है? एसबीआई में विलय कर दिया जाता है। तो एसबीआई में इन दोनों का क्या कर दिया जाता है? विलय कर दिया जाता है। तो ये दोनों ख़त्म हो गई और इनको मिला करके अर्थात बीकानेर और जयपुर को मिला करके एक बैंक बना दी जाती है। इस प्रकार देखा जाए तो 2010 के बाद एसबीआई की 5 सहायक बैंकें बची, जिन्हें 1 अप्रैल 2017 को
पुनः विलय कर दिया जाता है एसबीआई में। और इस तरीके से देखा जाए तो वर्तमान में एसबीआई की कोई भी सहायक बैंक नहीं है। आगे चल कर के 2013 में बेसिकली एसबीआई में भारतीय महिला बैंक का भी क्या कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। तो वर्तमान में अगर आपसे कभी पूछ ले कोई कि एसबीआई की कितनी सहायक बैंकें हैं, तो एसबीआई की बेटा कोई भी सहायक बैंक नहीं है। लेकिन जब एसबीआई स्थापित हुई थी तब उसकी 8 सहायक बैंकें, जब उसका राष्ट्रीयकरण किया गया था अर्थात 1 जुलाई 1955 को, तो उसकी 8 सहायक बैंकें स्थापित की गई थी। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में बैंकिंग के इतिहास की चर्चा हमने की, ठीक है ना, किस तरीके से ये बनी, बैंकें बनी, इन सब की चर्चा की। अगली क्लास में हम लोग आरबीआई की स्थापना के पूरा आरबीआई को देखेंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे बनती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पूरा एक मैकेनिज़्म देखेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग टकसाल और प्रिंटिंग प्रेस देखेंगे। और इस तरीके से इकोनॉमी के अंतर्गत जो हमारा बैंकों का चैप्टर चल रहा था, बैंकिंग चैप्टर चल रहा था बेसिकली सर्विस सेक्टर के अंतर्गत, वो हमारा समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद फिर वही इकोलॉजी का एक चैप्टर शुरू होगा, इसका टेस्ट होगा, ठीक है ना, अभी तक के टॉपिकों का टेस्ट होगा और इकोलॉजी का टॉपिक शुरू होगा जो भी हम लोग पढ़ा रहे थे, ठीक है ना, पर्यावरण परिस्थिति की चर्चा कर रहे थे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। बताएं ज़रूर कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, वरना मैं इसमें थोड़ा सा और अच्छा सुधार करने का प्रयास करूं। तो आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।